हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है एस के 18 से हम पढ़ रहे थे पेपर 13 23 मई मॉर्निंग का। 80 तक हमने एमसीक्यूज पढ़ लिए थे। आज हम 81 से पढ़ेंगे। कॉन्जेनिटल एर्थ्रोपोएटिक पोरफायरिया विथ एंजाइम विल बी डिफिशिएंट है। कॉन्जेनिटल एर्थ्रोपोएटिक पोरफायरिया में कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट होता है? यूरोपोरफायरिनोजिन 3। ये रटे वाली चीज़ है ना, ये आपने रट लेना है, ठीक है। यूरोपोरफायरिनोजिन 3 जो है वो एब्सेंट होता है। A boy with history of sickle cell anemia having fever, HB 4.5, deeply jaundiced, platelets 26,000 है, TLC 10,000 है, spleen is palpable diagnosis। अब देखिए इसमें क्या एच बी डिक्रीज हुआ पड़ा है। तो एच बी डिक्रीज हुआ पड़ा है मतलब क्या है, हीमोलाइसिस हो रही है। स्प्लीन भी हमारे पास पाल्पेबल है। तो ये हमारे पास सारा किस चीज़ को शो कर रहा है, हीमोलाइटिक क्राइसिस को। तो इसका आंसर है हीमोलाइटिक क्राइसिस। क्योंकि ए प्लास्टिक क्राइसिस, एक ए प्लास्टिक क्राइसिस का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ना। ए प्लास्टिक क्राइसिस कब होता है? ए प्लेजिया मीन्स, ए मीन्स एब्सेंट, प्लेजिया मीन्स प्रोडक्शन, एब्सेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या, ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल, तमाम ब्लड सेल्स अगर डिक्रीज होंगे तो उसको फिर हम नाम देंगे ए प्लास्टिक क्राइसिस। इसमें जो TLC है 10,000 है और प्लेटलेट्स 260,000 है, तो जो नॉर्मल है सिर्फ RBC कम है। तो इस वजह से ये हमारे पास हीमोलाइटिक क्राइसिस है। ए प्लास्टिक क्राइसिस मोस्टली कौन काज करा रहा था? ए प्लास्टिक क्राइसिस एक वायरस काज कराता था, पार्वो वायरस B19, बोन मेरो में जाके अफेक्ट करता था बोन मेरो को। तो हेमाटोपोइसिस को वो फिर इनहिबिट करता था। आफ्टर RTA GFR डिक्रीज इन पेशेंट केम विद एक्सेसिव ब्लीडिंग, काज ऑफ डिक्रीज GFR। तो ये कह रहा है कि RTA का पेशेंट है, उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके बाद उसका जो है GFR डिक्रीज हुआ है। तो अब काज क्या है GFR डिक्रीज होने की? तो आर्टेरियल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया है ना, क्योंकि ब्लीडिंग हो गई है तो ब्लड की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गई है। उसकी वजह से जो किडनी की तरफ है जो रीनल ब्लड फ्लो वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। उसकी वजह से GFR डिक्रीज हुआ। तो इसका आंसर है डिक्रीज आर्टेरियल ब्लड फ्लो। द बेस्ट वे टू एस्टिमेट GFR इज बाय क्रिएटिनिन। द बेस्ट वे टू एस्टिमेट GFR इन्होंने दिया है, ठीक है। बेस्ट वे टू एस्टिमेट मतलब अंदाज़ा लगाना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्रिएटिनिन। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, द इंडोजीनियस सब्सटेंस विच कैन बी यूज फॉर GFR मेजरमेंट, तो उसमें भी क्रिएटिनिन आएगा। और लेकिन जो हमारे पास एस्टिमेट की बजाय अगर वो कहें बेस्ट मेथड ऑफ GFR डिटेक्शन, तो वो हमारे पास है इनोलिन, जो कि हमारे बॉडी में तो नहीं होता बल्कि बाहर से उसको हम इंजेक्ट करते हैं। तो देखिए GFR मेयर्ड, GFR अगर मेयर्ड यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है इनोलिन, उसके लिए इनोलिन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो कहें GFR एस्टिमेटेड या GFR क्लिनिकली मेयर्ड, तो उसके लिए हम क्रिएटिनिन यूज़ करते हैं। और अगर कहें इंडोजीनियस सब्सटेंस जो मेयर GFR, उसमें भी क्रिएटिनिन है। और रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए P से प्लाज्मा, P से पैरा अमीनो हेपरिक एसिड PAH, तो वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए? रीनल प्लाज्मा फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए। इन दोनों को आपने कंफ्यूज नहीं करना। GFR के लिए क्लिनिकली या फिर एस्टिमेशन के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? क्रिएटिनिन। और एंडोजीनियस सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू मेयर GFR, वो भी क्रिएटिनिन है। और हमारे पास GFR मेयर्ड बेस्ट मेथड क्या है? वो है इनोलिन। लेकिन अगर प्लाज्मा की बात करें, रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेयर करने के लिए, तो उसके लिए पैरा अमीनो हेपरिक एसिड। इन चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना, याद रखना। पेशेंट नॉन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस हैविंग सिरोसिस है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। आप देखें हेपेटाइटिस बी वायरस आपको पता है मोस्ट 90 to 95% ऑफ द केसेस में ये क्या करता है, ये क्रॉनिक नहीं होता है, एक्यूट स्टेज में होता है और ये रिजॉल्व हो जाता है स्पॉन्टेनियसली विद इन 6 मंथ। लेकिन क्या है, वो 5 to 10% जो पेशेंट्स होते हैं वो क्रॉनिक स्टेज में चले जाते हैं। जब वो क्रॉनिक स्टेज में चले जाते हैं तो वहाँ पर सिरोसिस हो जाती है। तो ये भी हेपेटाइटिस बी, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरस का पेशेंट है, उसको सिरोसिस हुई है। तो वो कह रहे हैं मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। अब यहाँ पर क्वेश्चन भी ठीक से नहीं दिया है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ना, ये स्टेम जो हैं, ये भी रिकॉर्ड्स है ना, तो ये एग्जैक्ट उस तरह से नहीं है जैसे बुक्स में, जैसे एग्ज़ाम में लिखा होता है। तो इस वजह से बाज़ दफ़ा जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो दो डिफरेंट MCQs के वो स्टेम को जो है मिक्सअप कर देते हैं। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि पेशेंट है, उसको हेपेटाइटिस बी HBV और उसको सिरोसिस हो चुका है। और आगे पूछ रहे हैं मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म।
तो मतलब अब सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म का उससे क्या लिंक है हेपेटाइटिस बी से या फिर सिरोसिस से? वो अब पूछना ये चाह रहा है कि सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म की काज क्या है। तो वो हमारे पास है, वो तो आपको पता है, वो रेनिन रेनिन होती है। तो रेनिन हमारे पास क्या है, मोस्ट कॉमन काज है सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म की। सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास अब प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म कब होती है, जब हमारे पास जो है प्राइमरी जो आर्गन है ना उसी से प्रोड्यूस हो रहा है अल्डोस्टेरोन ज़्यादा। मतलब अल्डोस्टेरोन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। अगर वहीं से प्रोड्यूस हो रहा है, अल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन हो रही है किसी ट्यूमर की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से, एक्सेसिव, तो उसको हम नाम देंगे प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। जो सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम जो है किडनी में, लेकिन किडनी में भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ब्लड फ्लो डिक्रीज है। ब्लड फ्लो डिक्रीज है या फिर सोडियम का जो है कंसनट्रेशन डिक्रीज है ब्लड में। तो जब सोडियम हमारे पास डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के पास और लूबा फनले वगैरह के पास कम जाएगा, और या फिर ब्लड फ्लो कम जाएगा, तो वहाँ पर जक्स्टाडिसिटी के पास, ठीक है, स्पेशली डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल जो है सेंस करता है किसको, सोडियम की कंसनट्रेशन को और ब्लड फ्लो को। ब्लड फ्लो को नहीं, मेनली सोडियम की कंसनट्रेशन को। तो अगर सोडियम की कंसनट्रेशन कम जा रही है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल की तरफ, तो वहाँ पर फिर हमारे पास सेल्स होते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो रेनिन रिलीज़ करते हैं। तो रेनिन जब रिलीज़ होता है तो वो फिर क्या है, एंजियोटेंसिन प्रोड्यूस करवाते हैं। एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजिन जो बना हुआ होता है वो पहले से ब्लड में होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म है। तो उसको रेनिन कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 हमारे पास फिर जाएगा कहाँ पे, उसमें जाएगा लंग्स में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में, कैपिलरीज में, वहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पर एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस जिसको बोलते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। वो एंजियोटेंसिन 2 के दो फंक्शन हैं। एंजियो मीन्स ब्लड वेसल, टेंशन मीन्स टेंशन प्रोड्यूस करना। मतलब ये एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन क्या है, ये ब्लड वेसल में टेंशन प्रोड्यूस करता है। टेंशन मीन्स उसके टोन को इंक्रीज करता है, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। और जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो फिर क्या है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। मतलब अब सोडियम कम था ना, किडनी इन द सेंस के सोडियम कम है, मतलब बीपी कम है। तो इस वजह से किडनी ने रेनिन प्रोड्यूस करवाया ताकि एंजियोटेंसिनोजिन जो है वो 1 में कन्वर्ट हो और फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो। एंजियोटेंसिन 2 क्या है, वो एक्टिव फॉर्म है। वो क्या है, ब्लड वेसल को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। एक्सक्यूज मी। तो ये करेगा, और दूसरा हमारे पास वो क्या करेगा, वो जाके किस पे एक्ट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, वहाँ पर अल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पर अल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, एड्रिनल ग्लैंड में नहीं है। अगर एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी तो उसको हम नाम देंगे प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ब्लड, या तो ब्लड फ्लो कम है तो उसकी वजह से सोडियम कम हमारे पास फिल्टर हो रहा है, या फिर क्या है, ब्लड फ्लो नॉर्मल है लेकिन उसमें सोडियम की कंसनट्रेशन कम है, तो उसकी वजह से सोडियम ट्यूबुलर फ्लूइड में सोडियम कम है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल तक सोडियम कम जा रहा है, तो उसकी वजह से फिर रेनिन, फिर एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस हो रहा है, फिर अल्डोस्टेरोन। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म की मोस्ट कॉमन काज है। अच्छा, फिर आगे है लेमिना फॉर्मिंग एयर ब्लड बैरियर। एयर ब्लड बैरियर जो बना रहे होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, टाइप 1 नीमोसाइट्स। नीमो मीन्स क्या होता है, एयर, साइट मीन्स सेल्स, एयर सेल्स। एयर सेल्स मीन ये किडनी में होते हैं ना, क्योंकि उसका ताल्लुक किडनी में जो सेल्स होते हैं उनका ताल्लुक एयर से होता है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ब्लड एयर बैरियर्स बना रहे होते हैं। राइट लंग हैज़ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अब राइट लंग में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है और मिडल लोब रिमूव सर्जिकली, सिगमेंट्स इंक्लूड। तो राइट लंग में क्या था, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा था, उसका मिडल लोब रिमूव कर दिया गया। अब वो ये पूछ रहा है कि सिगमेंट्स कौन से रिमूव हुए। मतलब वो पूछना ये चाह रहा है कि मिडल लोब के अंदर कौन कौन से सिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था कि राइट जो लंग है उसमें 9 to 10 सेगमेंट्स होते हैं। अब वो 10 सेगमेंट्स में क्या है, मिडल लोब के अंदर कितने सेगमेंट्स होंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। तो मिडल लोब के अंदर हमारे पास 2 सेगमेंट्स होते थे, एक मीडियल था, दूसरा क्या था, लेटरल था। तो ये आपने रखना है, ठीक है। मीडियल एंड लेटरल किस में होते हैं, मिडल लोब में होते हैं। फिर है इंटरकोस्टोब्रेकियल आर्टरी राइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा से। अब पहले तो ये समझे इंटरकोस्टोब्रेकियल आर्टरी का मतलब क्या है। कोस्टो किस चीज़ को बोलते हैं, कोस्टो मीन्स होता है रिब, ठीक है, ग्रीक वर्ड है।
इसका मतलब है रिब। इस वजह से हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज, रिब का कार्टिलेज। इंटरकोस्टल स्पेस हम कहते हैं, मतलब दो रिब्स के दरमियान, इंटर मीन्स बिटवीन, कोस्टल मीन्स रिब्स के दरमियान, स्पेस मीन्स स्पेस। अच्छा, यहाँ पर अभी है इंटरकोस्टो ब्रेकियल आर्टरीज। इंटरकोस्टो मीन्स रिब के दरमियान, इंटर मीन्स बिटवीन, INTER का मतलब होता है बिटवीन, कोस्टो मीन्स रिब्स, तो दो रिब्स के दरमियान, इंटरकोस्टो, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी, तो ये हमारे पास जो होता है, ये एक तो दो रिब्स के दरमियान जा रहा होता है, और दूसरा ये हमारे पास ब्रेकियल मीन्स होता है आर, तो ये आर वहाँ से भी हमारे पास आ रहा होता है। तो ये राइज कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये लेटरल साइड पे होता है तो आर्म को भी कुछ सप्लाई कर रहा होता है, इस वजह से इसमें ब्रेकियल हमने लिखा हुआ है। तो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा, जो डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा होता है, देखो एरोटा हमने कहा था एक असेंडिंग एरोटा होता है, उसके बाद आर्च ऑफ एरोटा होता है, उसके बाद डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा होता है, उसके बाद डिसेंडिंग एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है। तो असेंडिंग एरोटा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के इस तरह ऊपर की तरफ जाता है, और फिर वो बनाता है आर्च इस तरह से, ठीक है, आर्च बना के लेफ्ट की तरफ जाता है, और फिर नीचे की तरफ जो आता है वो डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा है, और फिर तो जो डायफ्राम से पास होकर नीचे जाएगा उसको एब्डोमिनल एरोटा कहते हैं। अब जो डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा है उसकी एक पोस्टीरियर डिवीजन होती है, एक एंटीरियर डिवीजन, जो उसकी पोस्टीरियर डिवीजन है उससे हमारे पास ओरिजिनेट हो रहा है क्या, इंटरकोस्टोब्रेकियल आर्टरीज। तो ये इनाटमी का एक एमसीक्यू है, ठीक है, तो इसको आपने रखना है। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सर्जरी ऑफ 8 आवर्स की प्रोलॉन्ग सर्जरी है, द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज मॉनिटर्ड बाय प्रोब इन एस्पेगस। अच्छा, प्रोलॉन्ग सर्जरी के दौरान हम लोग टेम्परेचर, अपने पेशेंट के टेम्परेचर को कैसे मॉनिटर करते हैं, उसको हम मॉनिटर करते हैं बाय प्रोब इन एस्पेगस। एस्पेगस के अंदर प्रोब रखते हैं, उसके जरिए टेम्परेचर मेजर करते हैं। अ नर्व इज कट डिस्टल टू द हेड ऑफ रेडियस बोन, एक नर्व है वो कट हुआ है डिस्टल, ये रेडियस का हेड है, ठीक है, इसके हेड के आगे अगर रेडियल नर्व हमारे पास क्या है, कट हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, रिस्ट ड्रॉप। रिस्ट ड्रॉप किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, रिस्ट के ऊपर क्या फ्लेक्शन हुई पड़ी होती है, और फिंगर्स भी हमारे पास ऐसे हुए पड़े होते हैं। अब फ्लेक्शन क्यों हुई है, क्योंकि रेडियल नर्व डैमेज हुआ है। रेडियल नर्व कौन सा, रेडियल नर्व की भी डीप ब्रांच जब हमारे पास डैमेज होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है, यहाँ पर ये रेडियल बोन का जो हेड है उससे आगे, जब और डैमेज मेनली कब होता है, ये हमारे पास ट्रामा वगैरह में होता है। तो ये जब हमारे पास इसका फंक्शन क्या था, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस को सप्लाई कर रहा था, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस को। अब एक्सटेंसर मीन्स एक्सटेंसर, कार्पी मीन्स कार्पस, किसको बोलते हैं, रिस्ट को, रिस्ट में कार्पल बोन्स है ना, उसको कार्पी कहते हैं। तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस, क्योंकि रेडियल बोन से ये हमारे पास ओरिजिनेट या इंसर्ट हो रहा है, इस वजह से इसको रेडियालिस बोल रहे हैं। लॉन्गस मीन्स लॉन्ग, तो देखिए पूरा जो वो मसल का नेम होता है ना, उसी में उसकी सारी मीनिंग छुपी हुई होती है, सिर्फ आपने थोड़ा सा उसको सोचना होता है। तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस, और दूसरा एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस, ब्रेविस मीन्स शार्ट, वो भी हमारे पास कार्पस जो बोन है उनको वो कर रहा होता है, लेकिन क्या है उनकी एक्सटेंशन करा रहा होता है, लेकिन वो शार्ट होता है। तो ये दोनों मसल्स क्या है, ये एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं किसके ऊपर, कार्पल बोन्स के ऊपर। एक्सटेंशन मीन्स इस तरह, ये एक्सटेंशन है अभी, या इस तरह, ठीक है, लेकिन फ्लेक्शन क्या होता है, इस तरह। तो वो मसल जब डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है जो फ्लेक्सर मसल्स हैं ना, जो हमारे पास इस साइड पे हैं, तो वो ओवर डोमिनेट करेंगे। जब ओवर डोमिनेट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास कार्पस जो रिस्ट के ऊपर इस तरह से फ्लेक्शन हुई पड़ी होगी, तो इसका हम नाम देते हैं रिस्ट ड्रॉप, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप कब होता है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व जब डैमेज हो। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा डीप ब्रांच कब लगाना है, रेडियल नर्व का कब लगाना है। डीप ब्रांच जब तब लगाएंगे जब मसल्स तो डैमेज हुए हैं लेकिन सेंसेशन इंटेक्ट है। रेडियल नर्व वाले जो एरिया हैं हैंड के, उस एरिया में सेंसेशन इंटेक्ट है। यहाँ पर इसने आगे दिया हुआ है ना कि क्या है, जो अच्छा एक्सटेंट लॉस ऑफ रिडक्शन ऑफ थंब है, और लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है, और लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट द कार्पल जॉइंट भी होता है, विद नो सेंसेशन लॉस, सेंसेशन लॉस नहीं है। विच नर्व इज डैमेज है, तो ये हमारे पास है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। लेकिन अगर वो कहते हैं कि सेंसेशन भी लॉस हुए हैं ना, तो फिर वो होता रेडियल नर्व, उसमें आपने लगाना था, उसमें आपने डीप ब्रांच नहीं लगाना था, मेन जो रेडियल नर्व है तो वही आपने लगाना था, रेडियल नर्व। लेकिन अगर वो कहें सेंसेशन इंटैक्ट है, नो सेंसेशन लॉस, तो फिर आपने क्या लगाना है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो इसमें डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है। उसके आगे है इनिशिएशन ऑफ रेम स्लीप इज
अब लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ थंब क्यों है, क्योंकि एबड्यूसेंट पॉलिसिस लॉन्गस, तो एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एबडक्टर मीन्स एबडक्शन करवाने वाला, पॉलिसिस ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है थंब। तो एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल जो है उसको भी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व इनर्वेट करता है। तो जब वो नर्व डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है उसकी एबडक्शन नहीं होगी, लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ थंब होगी। तो ये भी इसमें होता है। तो लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ थंब होता है, लॉस ऑफ एबडक्शन एट कार्पस, और लॉस ऑफ एबडक्शन लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ थंब है, लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट कार्पल जॉइंट है या एट रिस्ट जॉइंट है, और लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। तो ये हमारे पास है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व के वो होते हैं साइनस सेंटर्स। इनिशिएशन ऑफ रेम स्लीप इज बाय रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेम स्लीप की इनिशिएशन कौन करवाता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन करवाता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन कहाँ पे था, ब्रेन स्टेम में था। ब्रेन स्टेम मीन्स मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स वगैरह में था। वहाँ पर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं बहुत सारे, उनको हम कहते हैं वो एक नेटवर्क बना रहे, नेटवर्क की तरह अरेंज होते हैं, इसलिए से उसको हम कहते हैं रेटिकुलर नेटवर्क को कहते हैं रेटिकुलिन। तो ये इसका काम क्या होता है, ये स्लीप, ये जब हमारे पास वो क्या करवाते हैं, रैम स्लीप को इनिशिएट करवाते हैं। फिर उसके बाद है द मोस्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ रैम स्लीप इज, रैम स्लीप में मोस्ट करेक्टरिस्टिक क्या होता है, बेंजोडाइजेपिन डिक्रीजेस इंटरवल ऑफ इट। अब रैम स्लीप का जो इंटरवल है उसको क्या, बेंजोडाइजेपिन उसके इंटरवल को डिक्रीज करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास इसका आंसर है। फिर है लंग रूट कट है मीडियन टू ब्रांचिंग ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द साइड ऑफ रूट एंड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। लंग का जो रूट है वो कट हुआ है मीडियन टू ब्रांचिंग ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस जब डिवाइड हो रहा होता है उससे पहले मीडियन साइड पे क्या हुआ है, लंग का रूट जो है कट हो चुका है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द साइड ऑफ रूट एंड राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, तो इनको आप कैसे, पोजिशन ऑफ पल्मोनरी वेन के जरिए। तो पल्मोनरी वेन के जरिए हमें पता चलेगा कि राइट और लेफ्ट साइड पे किस साइड पे हमारे पास रूट जो है कट हुआ है। शॉर्टेस्ट प्रो और एथ्रोसाइटिक फेस किसका होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम का। ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये आपको जो है फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। शॉर्टेस्ट जो प्रो अरेथ्रोसाइटिक या प्री अरेथ्रोसाइटिक फेस, अरेथ्रोसाइट से पहले वाला फेस, मतलब लिवर के अंदर जो फेस होता है, शाइजोन्स जिसको बोलते हैं, ट्रोफोसाइट्स होते हैं, शाइजोन्स बनते हैं। तो वो शॉर्टेस्ट जो है किसका होता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम का होता है, और लॉन्गेस्ट किसका होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी की। और एक कंसेप्ट ये आ सकता है कि डॉर्मेंट स्टेज या फिर हाइप्नोजाइट स्टेज वो किस प्लाज्मोडियम का होता है, वो वाइवक्स और ओवेल में होता है। इस वजह से वाइवक्स और ओवेल में हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा ड्रग देते हैं, प्रीमाक्विन देते हैं। वो क्या करेगा, हाइप्नोजाइट स्टेज को किल करेगा। स्टार्ट में हम ट्रीटमेंट देंगे, लेमी आर्टिमिटर और लेमिफेंट्रिन वगैरह देंगे स्टार्ट में, और जब उसका डोज कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम फॉर 14 डेज हम क्या देते हैं, यही देते हैं, प्रीमाक्विन देते हैं। किसके लिए, वाइवक्स और ओवेल के लिए, क्योंकि उनका जो हिप्नोजाइट स्टेज होता है वो डॉर्मेंट फॉर्म में पड़ा होता है लिवर के अंदर, उसको जो है किल नहीं कर सकता आर्टिमिटर और ल्यूमाफेंट्रिन। तो उसके लिए फिर हम क्या देते हैं, प्रीमाक्विन। अगर आप प्रीमाक्विन नहीं देंगे तो किसी भी वक्त वो वापस डॉर्मेंट स्टेज से एक्टिव फॉर्म में आके हिप्नोजाइट क्या करेंगे, एक्टिव फॉर्म में आके वापस मलेरिया काज कर सकते हैं। तो इस वजह से आपने प्रीमाक्विन देना है। लेकिन कब देंगे, पहले स्टार्ट में आप वही है आर्टिमिटर ल्यूमाफेंट्रिन दे के वो ट्रीटमेंट उनकी डोज जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने स्टार्ट करना है प्रीमाक्विन फॉर 14 डेज, फिर आपने देना है फॉर हिप्नोजाइट स्टेज। ठीक है। कैप्सूल ऑफ बी इंथ्रेक्स स्टेन्ड विद। अब जो बी इंथ्रेक्स है ये हमारे पास बैसिलस इंथ्रेक्स की बात कर रहा है, तो उसका कैप्सूल जो है स्टेन होता है किस स्टेन के साथ, तो यहाँ पर दिया हुआ है मैफाइन स्टेन। ठीक है, MFAAYEN स्टेन। तो ये रटे वाली चीज़ ये आप रट लेना। ठीक है। 53-year-old पेशेंट हैड नॉन प्रोडक्टिव कफ फॉर 2 months है। नॉन प्रोडक्टिव कफ है 53-year-old पेशेंट को 2 months के लिए, और नॉन स्मोकर है वो। नाउ प्रेजेंटेड विद ब्लड स्ट्रीट स्पूटम। अब स्पूटम में ब्लड है। लेफ्ट लंग है 5 सेंटीमीटर हाइलर मास है। स्पूटम शोज हाइपर क्रोमेटिक प्लियोमार्फिक सेल्स विद स्टेंटिस साइटोप्लाज्म। काज ऑफ दिस कंडीशन इज, तो इस कंडीशन की काज क्या है। अब हाइलर मास जो है और साथ में क्या, स्पूटम में क्या है, हाइपर क्रोमेटिक लियोमार्फिक सेल्स हैं और सेंटी साइटोप्लाज्म है, और नॉन स्मोकर है, और 53 ईयर का है। नॉन प्रोडक्टिव कफ है, तो नॉन प्रोडक्टिव कफ जो है देखिए टीबी की तरफ नहीं जा रहा। फिर नॉन स्मोकर है तो ये भी हमारे पास, और उसके बाद हाइलर मास है 5 सेंटीमीटर का, और स्पूटम के ऊपर हाइपर क्रोमेटिक लियोमार्फिक सेल्स हैं,
तो ये सब हमारे पास क्या है, रेडान एक्सपोजर की तरफ क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये रेडान एक्सपोजर के सेंसर वो होते हैं तो फाइंडिंग्स होते हैं। उसके बाद है पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाइड्रोसेफलस। एक पेशेंट है, उसको हाइड्रोसेफलस है। हाइड्रो मीन्स वाटर, सेफलस ब्रेन, ब्रेन के अंदर वाटर का जमा हो जाना। यहाँ पर इसका मतलब वाटर नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है फ्लूइड। फ्लूइड कौन सा, CSF विद डायलेटेड वेंट्रिकल्स। जब हाइड्रोसेफलस एक्यूमुलेट होगा तो एक्यूमुलेट कहाँ पे होता है, ये ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें एक्यूमुलेट होगा। उनमें जब जो प्रोड्यूस उन्हीं में हो रहा है ना, और जब उनमें एक्यूमुलेट होगा तो उनका साइज़ बढ़ जाएगा और वो ब्रेन को अफेक्ट करेंगे। प्रेशर डालेंगे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज पे, और हेड का साइज़ भी बढ़ता जाता है इसमें अच्छा, ड्यू टू CSF ब्लॉकेज, CSF ब्लॉकेज की वजह से, तो मोस्ट कॉमन का CSF ब्लॉकेज होती है, ठीक है, हाइड्रोसेफलस की। और क्योंकि CSF जब ज़्यादा हो रहा है वेंट्रिकल्स में, उसके दो काजेज होते हैं, या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या फिर उसकी ड्रेनेज में ब्लॉकेज है। लेकिन मोस्ट कॉमन काज क्या है, ब्लॉकेज है, ड्रेनेज के अंदर ब्लॉकेज है। सेकंड काज पर क्या होता है, कोई ऐसा ट्यूमर है जो कि ज़्यादा CSF प्रोड्यूस करवा रहा है। ट्यूमर कौन सा, ये एपेंडाइमल सेल होते हैं, ठीक है, वेंट्रिकल के अंदर क्या होते हैं, कोराइड प्लेक्सिस उसको बोलते हैं। उनके अंदर एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, वो CSF प्रोड्यूस करवाते हैं। अब अगर इन एपेंडाइमल सेल्स की क्या हो जाए, कोई ट्यूमर बन जाए ना, तो फिर ये एक्सेसिव CSF प्रोड्यूस करवाएंगे, फिर वो भी हाइड्रोसेफलस। लेकिन वो इतना कॉमन काज नहीं है कि इसका हाइड्रोसेफलस का मोस्ट कॉमन काज क्या है, ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज की भी मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो ये वही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, ब्लड CSF बैरियर फार्म बाय। तो अक्सर जगहों पे ये यही आपसे पूछते हैं कि हाइड्रोसेफलस है, उसकी मोस्ट कॉमन काज क्या है, तो वो है सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सल्वियस, जो कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं ब्लड CSF बैरियर कौन बना रहा होता है, तो वो हमारे पास एंडोथेलियम बना रहा होता है, ठीक है, एंडोथेलियम। ब्लड CSF बैरियर कौन बनाता है, एंडोथेलियम। ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन पॉजिटिव इन, किसमें पॉजिटिव होता है, एस्ट्रोसाइटोमा में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर टू आइडेंटिफाई सार्कोमा इज इंक्रीज वस्कुलरिटी। ये भी हमने पहले पढ़ा था कि सार्कोमा को आइडेंटिफाई करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इंक्रीज वस्कुलरिटी। और ये ऊपर वाला जो मैंने बताया, इसको कहते हैं फैब पॉजिटिव, ठीक है, फिब्रिलरी ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन पॉजिटिव, जी फैब पॉजिटिव कौन से सेल्स होते हैं, एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा का मतलब क्या हुआ, जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ब्रेन के अंदर, उनका क्या है, ट्यूमर हो जाना। ओमा आ गया ना, उनका जब ट्यूमर होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोसाइटोमा। तो वो पॉजिटिव किस चीज़ में होती है, ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन उनमें पॉजिटिव होता है। Cytokeratin is an intermediate filament found in cells but is most commonly used for detection of identification of neoplasm to confirm to be carcinoma. साइटोकेराटिन क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, सेल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ, हम लोग न्यूप्लाज्मा को कंफर्म करते हैं टू बी कार्सिनोमा की ये जो न्यूप्लाज्मा है, ये जो कैंसर है, ये कैंसर कहीं ये जो न्यूप्लाज्मा है ये ट्यूमर है या कार्सिनोमा है, तो ये डिटेक्ट करने के लिए कि ये कार्सिनोमा है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइटोकेराटिन। और दूसरे नंबर पे इसको हम यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ मेटाप्लेजिया या डिस्प्लेजिया भी मालूम करने के लिए, लेकिन मोस्ट कॉमनली किस चीज़ के लिए, टू कन्फर्म दैट इट इज़ आइदर कार्सिनोमा और नॉट। An obese patient wears a tight collar shirt and feels tightness in collar and faint whenever he turns his head. Which of the following is responsible for this increased venous compliance? एक ओबीस पेशेंट है, वो टाइट कॉलर पहनता है, ये इस तरह से, ठीक है, फुल टाइट। तो टाइट कॉलर है तो वो जैसे हमारे पास एक साइड को रोटेट करता है, टर्न करता है हेड को ना, तो वो फेंट हो जाता है, ठीक है, बेहोश हो जाता है। अब वो कह रहा है कि इसकी बेहोशी की वजह क्या है, तो इसका आंसर है इंक्रीज वीनस कंप्लाइंस। अब वीनस कंप्लाइंस इंक्रीज होना, ये इसका जो है वो है काज है। अब वीनस कंप्लाइंस कैसे इंक्रीज होता है, देखिए यहाँ पर आपको पता है क्या पास हो रहा होता है, यहाँ पर कैरोटिड साइनस होते हैं। अब वो कैरोटिड साइनस जब आप इस तरह से टाइट कॉलर हो और फिर आप जब इस तरह से टर्न करते हैं, तो वो क्या होते हैं, कैरोटिड साइनस के अंदर, वो कैरोटिड साइनस क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। वो जब स्टिमुलेट होते हैं तो वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी सारा स्टिमुलेट हो जाता है ना। पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी में कौन सा, वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है। वो जब स्टिमुलेट होगा तो वो क्या काज करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, ब्रेडिकार्डिया काज करेगा। उसकी वजह से ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, किसकी तरफ, ब्रेन की तरफ। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, उसको फेंटिंग होगी और साथ में वीनस कंप्लाइंस भी इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे देखिए इसने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है,
टाइट कॉलर पुट प्रेशर ऑन कैरोटिड साइनस विच इंक्रीजेस पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी से मुराद क्या है, वेगस नर्व, क्योंकि यहाँ पर कैरोटिड के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, वेगस नर्व भी। तो जब वो कैरोटिड साइनस हमारे पास प्रेस होता है तो वेगस नर्व भी प्रेस होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि वेगस नर्व हमेशा क्या एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है एस नोड के ऊपर और हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ब्रेडिकार्डिया खास कराता है। अच्छा, तो ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जब हार्ट रेट डिक्रीज हो गया तो फिर हाइपोटेंशन हो जाएगी और साथ में वेज़ोडाइलेशन। तो हाइपोटेंशन, वेज़ोडाइलेशन, ब्रेडिकार्डिया, ये काज कराएगा कौन, वेगस नर्व। तो जब हाइपोटेंशन होगी तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी ब्रेन की तरफ, ब्रेन की तरफ क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लो ब्लड सप्लाई टू ब्रेन हेंस सिनकपी अकर एंड ड्यू टू वेज़ोडाइलेशन वीनस कंप्लायंस इंक्रीज। और जो वेज़ोडाइलेशन हो गई है ना, उसकी वजह से फिर वीनस कंप्लायंस जो है इंक्रीज हो जाती है। वीनस कंप्लायंस मीन वेन के अंदर ब्लड वॉल्यूम का ज़्यादा अक्यूमुलेट होना, ना ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगा। आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस, पेशेंट अंडरगोज शॉक, बीपी 85/60 है, व्हाट विल एक्टिवेट नाउ। अच्छा, उसका बीपी मतलब आरटीए हुआ है, अब शॉक में है और उसका बीपी आ रहा है 85/60। तो अब ये कह रहा है कि एक्टिवेट क्या चीज़ होगा। अब वो मैकेनिज्म पूछ रहा है ना कि एडाप्टेशन कौन सा मैकेनिज्म करवाएगा यहाँ पे, तो ये है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म यहाँ पे एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पर देखें, बैरो रिसेप्टर के लिए हमने कहा था हम क्या मेजर करते थे, मीन आर्टेरियल प्रेशर। और मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे मेजर करते थे हम लोग, सिस्टोलिक को पहले डायस्टोलिक से हम लोग माइनस करते हैं, सिस्टोलिक से डायस्टोलिक को, तो क्या आ जाएगा, पल्स प्रेशर। उस पल्स प्रेशर का हम लोग 1/3 लेंगे, जब 1/3 ले लिया उसको मैच करेंगे डायस्टोलिक में, तो फिर उसको हम देखेंगे उसकी वैल्यू कितनी है। तो उसकी वैल्यू आई थिंक 60 था, इस तरह से अगर होता था, उससे कम अगर हो तो फिर क्या काज होता है, बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म 60 था मैंने। लेकिन यहाँ पर इस एमसीक्यूज में तो इसका आंसर आ रहा है 68.3, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या दिया हुआ है, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मैकेनिज्म दिया हुआ है कि ये हमारे पास क्या होगा, एक्टिवेट होगा। लेकिन क्योंकि इमीडिएटली कौन सा एक्टिवेट होता था, यही बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए बीपी को शॉक से वापस कौन रिवर्स करवाता है, बीपी को कौन मेंटेन करवाता है, वो था रास। ठीक है, रेन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो कि सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म काज कर रहा था, मोस्ट कॉमन काज था। उसके बाद है पेशेंट फिंगर कट आउट, डॉक्टर टोल्ड हिम नॉट टू बी वरीड एज ऑल विल बी फाइन ड्यू टू रीजनरेशन बाय स्ट्रेटम बेसिला। अब फिंगर कट हुआ है, स्किन कट हुआ है, मतलब है ना, डॉक्टर ने उसको कहा कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बात ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है तो ये स्किन को वापस रीजनरेट कौन करेगा, स्ट्रेटम बेसिला। अब ये स्किन थे, एपिडर्मस जो था उसके 5 लेयर्स थे, हिस्टोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके 5 लेयर्स थे, सबसे ऊपर वाला क्या था, स्ट्रेटम कॉर्नियम। उस स्ट्रेटम कॉर्नियम में क्या था, केराटिन होता था ना। उसके बाद ल्यूसिडम था, ल्यूसिडम मीन्स वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस था, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता था ना उसके अंदर माइक्रोस्कोप में। उसके बाद फिर आई थिंक कॉर्नियम था, ल्यूसिडम था, उसके बाद फिर ग्रेनुलोजम था, स्पाइनोजम था, फिर ग्रेनुलोजम था। ठीक है, स्पाइनोजम में स्पाइन लाइक सेल्स थे, फिर ग्रेनुलोजम थे जिसमें ग्रेनुलर सेल्स थे। उसके बाद स्ट्रेटम बेसिला था, स्ट्रेटम बेसिला या जर्मिनेटिवम भी इसको कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी हमारे पास स्किन कट होता है तो उसमें बेजल सेल्स होते हैं या स्टेम सेल्स होते हैं, तो वो वापस रीजनरेट करवाते हैं। किसी भी लेयर के सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाएँ, ग्रेनुलोजा के या स्पाइनोजम के या फिर कार्नियम के, तो वो हमारे पास वो स्टेम सेल्स उसको वापस रीजनरेट करवाते हैं उन सेल्स को। तो आगे हमारे पास है, इन एक्यूट रिस्पॉन्स ऑफ न्यूरोजेनिक ट्रामा व्हाट विल रिलीज। न्यूरोजेनिक ट्रामा मतलब न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या रिलीज होगा, कार्टिसोल। स्ट्रेस रिस्पॉन्स है ना, स्ट्रेस में हमेशा क्या रिलीज होता है, कार्टिसोल। अब वाई, वैसे तो एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन भी रिलीज होता है, लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो कार्टिसोल है। ठीक है, अब वाई ऑन बाइसिकल हैड एन एक्सीडेंट and presented with unable to work since 2 days is due to injury to urethra। ठीक है, एक वाई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, बाइसाइकिल से गिर गया था, तो अब 2 डेज से उसने क्या नहीं किया है, मैच्योरेशन नहीं की है। तो अब उसकी काज क्या है, मैच्योरेशन ना होने की वजह, वो वर्ड नहीं कर पा रहा, यूरिन नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह ये है कि उसका यूरेथ्रा इंजर हो चुका है, यूरिथ्रल इंजरी उसको हुई है। उसके बाद है, A child is only on fast foods presented with pallor, lethargy, HB 8.5 है, मतलब एनीमिक है, MCV 120 है, मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। ठीक है, MCV
स्ट्रिक्टली अगर बात करें 76 टू 96 है, लेकिन जनरली हम लोग कहते हैं कि 80 से लेके 100 तक, उसको भी हम लोग सही आप करेक्ट कह सकते हैं। तो अगर 100 से ज़्यादा हो तो उसको हम मैक्रोसाइटिक, मैक्रो मीन्स बड़े, साइट मीन्स सेल्स, लेकिन उसमें अगर काज हो विटामिन B12 या फोलिक एसिड तो उसको हम लोग मेगालोब्लास्टिक कह रहे थे, क्योंकि उनमें हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल आ रहे थे। लेकिन अगर बड़े सेल्स हैं, MCV ज़्यादा है लेकिन हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स ना हो तो उसकी काज विटामिन B12 या फोलिक एसिड नहीं है, उसको हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं कहेंगे, उसको हम मैक्रोसाइटिक कहेंगे। उसके बाद लिवर डिजीज, सिरोसिस वगैरह, अल्कोहलिज्म वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, वो फास्ट फूड यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, उसको फैला रहा है, लेथार्गी है, HB उसका काम है, और NCV 120 है। तो डिफिशियंसी किस चीज़ की होगी? अब देखिए, फास्ट फूड जब भी आप यूज़ करते हैं इसमें, तो आप वेजिटेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं, वेजिटेबल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फोलिक एसिड किस में होता है? वेजिटेबल्स में। तो अब आपको फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो गई है, उसकी वजह से आपका NCV बढ़ गया, तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, ठीक है। अब पेशेंट, अब देखिए फास्ट फूड में क्या है, वो आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसे फास्ट फूड होते हैं उनमें जो है ये वो होते हैं ना, मीट वगैरह होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो एनिमल प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं ना वो आप बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से इसमें विटामिन B12 भी दिया हुआ है और फोलिक एसिड भी, लेकिन आंसर उन्होंने फोलिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। एक तो ये बात है कि उसमें आप एनिमल प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उनके फास्ट फूड में वो होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो विटामिन B12 का स्टोरेज होता है ना लिवर के अंदर, वो हमारे पास अगर आप मीट ना भी खाएँ ना, 3 से लेकर 5 साल तक उसका स्टोरेज लिवर में होता है। तो 3 से लेकर 5 साल तक आप अगर बिल्कुल भी गोश्त ना खाएँ, आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी नहीं हो सकती। लेकिन अगर हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई और डिज़ीज़ ना हो ना, जहाँ पर विटामिन B12 की वो हो ना, यूटिलाइज़ ना हो रहा हो बहुत ज़्यादा किसी और डिज़ीज़ में। मतलब समझाना ये चाहता हूँ कि जो स्टोरेज है विटामिन B12 का, वो 3 से लेकर 5 ईयर तक उसका जो स्टोरेज है लिवर में होता है। आप 5 साल तक कुछ ना खाएँ गोश्त वगैरह, उसके बाद भी आपको क्या है विटामिन B12 डिफिशियंसी नहीं होगी। हाँ, आप 10 साल तक बिल्कुल ना खाएँ, फिर आपको होगी 5 साल से ज़्यादा अरसे तक ना। लेकिन फ़ोलिक एसिड की डिफिशियंसी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि फ़ोलिक एसिड का इतना स्टोरेज नहीं होता। वो 3 मंथ तक, 3 से 4 मंथ तक अगर आप ना खाएँ वेजिटेबल्स वगैरह, तो फिर आप क्या हो जाती है, फोलिक एसिड डिफिशियंसी हो जाती है। अब पेशेंट एज एनीमिया एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, ये फिर से वही क्वेश्चन है। आर प्रेजेंट फ्रॉम पेरिफेरल ब्लड डिसेमिनेशन, व्हाट इज द काज है? यहाँ पर फिर से फोलिक एसिड डिफिशियंसी है। अब हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स फोलिक एसिड में भी होते हैं, विटामिन B12 डिफिशियंसी में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑप्शंस में विटामिन B12 नहीं दिया हुआ, इस वजह से फोलिक एसिड डिफिशियंसी है। मतलब ये दोनों हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स काज कराते हैं। हाइपर मीन्स ज़्यादा, सेगमेंट मीन्स सेगमेंट। न्यूट्रोफिल के सेगमेंट ज़्यादा होंगे, कैसे? न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है उसके सेगमेंट्स, उसके लोब्स इंक्रीज हो जाएंगे। अगर उसके लोब्स 5 या 6 होंगे ना, 4 से ज़्यादा हों, आई थिंक 4 था या 3 था, उससे ज़्यादा अगर 4 था आई थिंक, 4 से अगर ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल 5 हो या 6 हो ना, तो उसको हम कहते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। तो वो अगर एक भी हमें दिखाई दे तो हम कहते हैं क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। तो वो B12 और फॉलिक एसिड डिफिशियंसी में होता है। हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस डिफेक्टिव प्रोटीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग? हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, स्फीरो मींस स्फीयर शेप होते हैं, आरबीसी स्फीयर की तरह बन जाते हैं। वैसे तो बाय कन्वेक्स डिस्क शेप होता है ना, सॉरी बाय कनकेव डिस्क शेप है ना, लेकिन नॉर्मल आरबीसी। लेकिन जो हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस होता है उसमें जो आरबीसी होते हैं वो स्फीयर की तरह होते हैं, गोल होते हैं, और ये हेरेडिटरी होता है। तो उसमें कौन सा प्रोटीन? एस से स्फीरोसाइटोसिस, एस से स्पेक्ट्रिन, इस तरह से आप रख लें, ठीक है। इसमें स्पेक्ट्रिन, स्पेक्ट्रिन जो प्रोटीन होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो डिफेक्टिव होता है। ड्यूरिंग फेरेंजियल फेज ऑफ स्वालिंग व्हाट इज ट्रू? फेरेंजियल फेज के दौरान क्या होता है, लैरिंक्स मूव करता है अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड या एंटीरियर, दोनों ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में भी यही दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ डिजीज पर्सन्स इज कंपेयर्ड विद अ ग्रुप ऑफ नॉन डिजीज पर्सन्स टू सी एसोसिएशन विद अ फैक्टर, विच टाइप ऑफ स्टडी इज दिस? तो ये है केस कंट्रोल, ठीक है। एक डिजीज पर्सन का ग्रुप है, दूसरा है नॉन डिजीज ग्रुप का, दूसरे क्या है, हेल्दी ग्रुप है। तो इन दोनों को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं केस स्टडी। केस कंट्रोल इसको कहेंगे ना। केस मीन्स डिजीज जो पेशेंट्स हैं उनको हम केस कहते हैं, कंट्रोल मीन्स वो दूसरे जो हेल्दी ग्रुप्स हैं। अब इन दोनों में हम देख रहे हैं कि एक रिलेशन देख रहे हैं किसी फैक्टर के साथ,
कि कौन सा फैक्टर है इनमें हमारे पास डिजीज़ काज कर रहा है और वो हेल्दी है, तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं केस कंट्रोल केस कंट्रोल स्टडीज़। फिर which of the following secretions are hypotonic having more bicarb and decreases after vagotomy। अब एक सिक्रेशन है, कह रहा है उसमें बाइकार्ब ज़्यादा है और वो है भी हाइपोटोनिक, और वैगोटोमी के बाद उसकी सिक्रेशन डिक्रीज हो गई। तो अब ये आप सोचें, जो पेंक्रियाटिक जूस होता है उसमें बाइकार्बोनेट ज़्यादा होता है और वो हाइपोटोनिक होता है। हाइपोटोनिक मीन्स उसकी जो कंसनट्रेशन होती है उसमें सॉल्यूट्स की, वो ब्लड के मुकाबले में कम होती है, उसकी टोनिसिटी या कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। और तीसरा क्या है, जब आप वैगोटोमी करेंगे, वैगोटोमी मीन्स आपने वेगस नर्व कट कर दिया, तो उसके बाद क्या है, पेंक्रियाटिक सिक्रेशन डिक्रीज हो गया। उसकी वजह क्या है, देखें पेंक्रियाज क्या है, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड है या आर्गन है। एक पेंक्रियाज, एक लिवर, इनको हम कहते हैं एक्सेसरी आर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब आप देखते हैं वेगस नर्व जो होता है वो पेंक्रियाटिक सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। अब वेगस नर्व को आपने कट कर दिया तो पेंक्रियाटिक सिक्रेशन तो पेंक्रियाटिक सिक्रेशन हेलो फ्रेंड्स, तो हम कर रहे थे 111 हमने कर लिया था 112 में, स्पीड नंबर 112। इंसुलिन काजेज ग्लूकोज अपटेक इन स्केलेटल मसल्स एंड फैट टिश्यूज बाय। अब इंसुलिन जो है ग्लूकोज अपटेक करवाता है स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यूज में, किस चीज़ के ज़रिए, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 के थ्रू। ठीक है, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 होता है वो स्केलेटल मसल और एडिपोज टिश्यू में होता है और ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, आप याद रखें। ठीक है, इंसुलिन पे डिपेंड करता है, लेकिन रेस्टिंग स्केलेटल मसल में जो है वो इंसुलिन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल होते हैं वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद न्यूट्रोफिनिक हाइपोटेंसिव पेशेंट एडमिटेड इन ऑन्कोलॉजी वार्ड विद हिस्ट्री ऑफ डिस्यूविया एंड हाई ग्रेड फीवर, हिज ब्लड कल्चर yielded growth of Pseudomonas aeruginosa. This finding suggests that disease result of release of the following product। अब ये पूरा जो सिनारियो है इसमें क्या है, न्यूट्रोफिनिक पेशेंट है, हाइपोटेंसिव पेशेंट है, न्यूट्रोफिनिक भी है, हाइपोटेंसिव भी है और ऑन्कोलॉजी वार्ड में एडमिट है और उसको डिस्यूविया भी है, हाई ग्रेड फीवर भी है, साथ में उसके कल्चर पे ब्लड कल्चर पे Pseudomonas aeruginosa है। तो वो कह रहे हैं ये डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो किस चीज़ के रिलीज़ की वजह से होते हैं, टीएनएफ की वजह से। ठीक है, टीएनएफ रिलीज़ करता है। ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज होती है इन रिस्पॉन्स टू Pseudomonas aeruginosa। तो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, फंक्शन ऑफ C3A एंड C5A इज इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी इन नाफाइलेटॉक्सिन। C3A एंड C3 क्या था, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 3, C5 क्या था, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 5। ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो ये हर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब भी ब्रेक डाउन होता है तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक उसका एक्टिव फॉर्म होता है उसके साथ हम ए लिखते हैं, दूसरा उसका इनएक्टिव फॉर्म उसको बी लिखते हैं। तो C3A और C5A ये एक्टिव फॉर्म ऑफ C3 एंड C5 है। तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं मस्कुलर परमेबिलिटी को और साथ में एनाफाइलेट टॉक्सिन के तौर पर भी एक्शन करते हैं। अच्छा, अ फार्मर इज प्रेजेंटेड विद माइग्रेटिंग लीनियर लीजन ऑन फुट। तो माइग्रेटिंग लीनियर लीजन अगर होम फुट के ऊपर और फार्मर के फुट में, तो ये हमारे पास लार्वा होता है माइग्रेन का। ठीक है, कुटिनियस लार्वा माइग्रेन। A weightlifter was lifting weight in a competition. Suddenly, his arms gave up and dropped the weight. What is responsible for this? तो ये गोल्डी टेंडन हार्गन। एक लिफ्टर है, वो वेट को कंपटीशन के दौरान वेट उठा रहा है और सडनली उससे गिर गए सब चीज़ें। तो इसको वो कह रहा है क्यों, उससे क्या रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि उससे वेट ड्रॉप हुआ। तो ये है गोल्डी टेंडन हार्गन। इसका एक इंस्टीट्यूट इस तरह से आता है कि एक गर्ल है, वो क्या कर रही है, उसने 3 बुक्स उठाए हुए हैं। जैसे ही वो चौथी बुक उठाती है, ठीक है, अपने आर्म्स के ऊपर, ठीक है, 4 आर्म्स पे, तो वो क्या करती है, चौथी बुक जैसे उठाएगी तो उसके हाथ से वो गिर जाते हैं, बुक्स ड्रॉप कर दें। तो उसकी काज क्या है, तो वो भी गोल्डी टेंडन आर्गन। गोल्डी टेंडन आर्गन क्या करता है, ये 2 चीज़ें होती हैं, एक है गोल्गी टेंडन आर्गन, एक है मसल स्पाइनल। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि जो मेन मसल है, मसल मास जैसे बाइसेप मसल है या ट्राइसेप मसल है, वो समझते हैं कि जो मेन मसल है इनके फाइबर्स को हम कहते हैं इंट्राफ्यूजल। ना, इनको हम नाम देते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल। जो मसल स्पाइनल और गोल्गी टेंडन है उनको हम नाम देते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। वो क्या करते हैं, इस मसल के अंदर टेंशन को और उसकी स्ट्रेचनिंग लेंथ को क्या करते हैं, चेक करते हैं।
और उसके नतीजे में रिजल्ट में वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं, ताकि क्या है, रप्चर ना हो, मसल डैमेज ना हो। अब जब भी हमारे पास मसल ओवर कंट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्ट जब होंगे, तो उस वक्त उनके डैमेज होने का खतरा होता है। तो उस वक्त क्या है, ये गोल्गी टेंडन आर्गन जो है, ये छोटे से फाइबर्स होते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को कहते हैं, ये हमारे पास क्या एक्टिवेट होंगे, और ये क्या है, इम्पल्स, और इससे नर्व जो होंगे, इसके पास जो नर्व होंगे, वो हमारे पास ले जाएगा क्या, इम्पल्स को कहाँ ले जाएगा, ब्रेन की तरफ ले जाएगा, और ब्रेन रिएक्ट क्या करेगा, रिलैक्स करवा देगा मसल्स को। ठीक है, जो एंटागोनिस्ट मसल है उनको रिलैक्स करवाएगा, उनको कंट्रैक्ट करेगा, और इस एगोनिस्ट मसल को रिलैक्स करवाएगा। इस तरह से फिर रिलैक्सेशन होगी, ताकि क्या है, मसल डैमेज ना हो। ओवर कंट्रैक्शन को प्रिवेंट करता है गोल्गी टेंडन आर्गन। और वो जो दूसरा है मसल स्पैंड, वो ओवर लेंथनिंग को, फिर ओवर स्ट्रेचिंग, अगर ओवर स्ट्रेचिंग हो जाए, फॉर एग्जांपल बकेट उठाया हुआ है एक बंदे ने, और बहुत ज़्यादा हमारे पास हैवी बकेट है, उसके बाद वो उसके हाथ से गिर जाता है, तो अब क्या है, ये मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, क्या, बाइसेप मसल, तो उसकी अगर एक्सेसिव स्ट्रेच या लेंथनिंग होगी, तो उस वक्त वो रप्चर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, उसको फिर प्रिवेंट करता है कौन, मसल स्पैंड। A patient in a shock become pulseless, surgeon palpate between infrahyoid and trachea। तो इंफ्राहाइड और ट्रेकिया के दरमियान क्या होता है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, यहाँ पर जो करते हैं ना, चेक करते हैं। इन केस ऑफ हीलिंग एंड रिपेयर है, एटीपी रीजनरेशन एंड क्रिएटिनिन काइनेज सिंथेसिस अकर्स इन विच फेज है, तो ये एक्टिव फेज के दौरान होता है। हीलिंग और रिपेयर के दौरान एटीपी रीजनरेशन और क्रिएटिनिन काइनेज हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसिस करते हैं, किस फेज के दौरान, तो ये हमारे पास है एक्टिव फेज के दौरान। ठीक है, उसके बाद है विच आर द फॉलोइंग ट्यूमर हैज़ जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन किस ट्यूमर में होता है, न्यूरोब्लास्टोमा में, न्यूरोब्लास्टोमा में जीन एम्प्लीफिकेशन होता है। ठीक है, और इसका क्या था, एनमिक म्यूटेशन, कहाँ पे था, एनमिक में, एनमिक जीन, MYC। ठीक है, CML क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी कहता है 922 था, अ पर्सन रनिंग इन अ मैराथन रेस ब्लड फ्लो टू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल। ये इंस्टीट्यूट भी बार बार रिपीट हो रहा है। एक होता है ब्लड फ्लो टू एक्सरसाइजिंग मसल, उसको कौन कंट्रोल करता है, लोकल मेटाबोलाइट्स, जैसे कि ऑक्सीजन है, लैक्टिक एसिड वगैरह है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो हमारे पास ड्यूरिंग एक्सरसाइज नॉन एक्सरसाइजिंग मसल है, तो एक्सरसाइज कर रहा है ना, मैराथन रेस में रनिंग कर रहा है, लेकिन उस दौरान भी कुछ मसल ऐसे होते हैं जिनमें वो जो कि एक्सरसाइज में अपना वो नहीं कर रहे, अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, रिलैक्स है उस टाइम, तो उनकी सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये पूछ रहे हैं कि उनकी ब्लड सप्लाई को कौन मेंटेन करते हैं, तो वो होते हैं सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। ठीक है, पोस्ट ग्लैंडिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। लो डोज एपिनेफ्रिन काजेज वेजोडाइलेशन बाय एक्टिंग ऑन बीटा 2 रिसेप्टर। अगर लो डोज एपिनेफ्रिन होगा, तो वो बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेगा, और बीटा 2 रिसेप्टर क्या काज करवाते हैं, वेजोडाइलेशन काज करवाते हैं। एक बात याद रखें, देखें कितने रिसेप्टर थे, सिंपैथेटिक रिसेप्टर कितने थे, या एड्रीनो रिसेप्टर जिनको कहते हैं, जिनके ऊपर एड्रीनलिन मतलब एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट कर रहा था, वो हमारे पास दो बीटा रिसेप्टर थे, दो अल्फा, चार थे। ठीक है, एक बीटा 1 रिसेप्टर है जो कि हार्ट के ऊपर होता है, उसके साथ अगर एपिनेफ्रिन बाइंड होगा तो क्या होगा, हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। वेंट्रिकल्स के ऊपर भी होते हैं, वहाँ पर भी क्या, आइनोट्रोफिक एक्शन, वेंट्रिकल्स की कंट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद बीटा टू ब्लड वेसल्स के ऊपर होते हैं, वहाँ पर अगर एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड हो तो वो क्या काज करवाता है, वेजोडाइलेशन। फिर है अल्फा वन हमारे पास ब्लड वेसल्स के ऊपर अल्फा वन भी होते हैं, लेकिन अल्फा वन के ऊपर अगर एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड होगा तो क्या काज कराता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, जो अल्फा वन है और बीटा टू, ये दोनों ब्लड वेसल के ऊपर है। अब एक वेजोडाइलेशन करवा रहा है, दूसरा जो है वेजोकंस्ट्रिक्शन, तो ये एक तरह से हमें लग रहा है कि फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, उसके ऊपर अल्फा वन भी है, बीटा टू भी है, तो एपिनेफ्रिन अगर अल्फा वन पे भी उसी टाइम बाइंड हो रहा है और बीटा टू पे भी, तो एक तरफ से वेजोकंस्ट्रिक्शन काज करा रहा है, दूसरी तरफ से वो वेजोडाइलेशन काज करा रहा है, तो ये तो हमारे पास एक पैराडॉक्स लग रहा है ना, लेकिन ये इस तरह से नहीं है। जिन ब्लड वेसल्स पे अल्फा रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं, उनके ऊपर बीटा रिसेप्टर, बीटा टू रिसेप्टर या तो होते नहीं या बहुत कम होते हैं। और एक दूसरी बात ये होती है कि डोज पे डिपेंड करता है। जब एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन बहुत ज़्यादा हाई डोज में हो, तो उस वक्त वो अल्फा वन रिसेप्टर पे बाइंड होगा, लेकिन अगर लो डोज में हो तो वो फिर बीटा टू रिसेप्टर पे बाइंड होता है, उस वक्त फिर वेजोडाइलेशन काज कराता है। और दूसरी बात मैंने कहा, जिन ब्लड वेसल पे अल्फा वन होगा उनके ऊपर बीटा टू नहीं होते, या फिर बहुत कम होते हैं, और जिनके ऊपर बीटा टू होंगे उनके ऊपर अल्फा वन रिसेप्टर नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्किन के जो ब्लड वेसल होते हैं उनके ऊपर अल्फा वन रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है ड्यूरिंग सिम्पथेटिक एक्टिविटी। जब भी एक्टिवेट होगा स्किन की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जो हमारे पास वो होते हैं
और विजरा के अंदर भी अल्फा 1 रिसेप्टर, विजरा के जो ब्लड वेसल होते हैं ना, ताकि विजरल जो ऑर्गन्स हैं, डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है ना, जब भी फैट एंड फैट सिचुएशन हो तो उस वक्त क्या है, बंदे को डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से उसकी तरफ ब्लड फ्लो कम होना चाहिए। सारा ब्लड फ्लो किसकी तरफ जाना चाहिए, स्केलेटल मसल्स की तरफ, ताकि बंदा फाइट कर सके, फ्लाइट कर सके। तो इस वजह से जो स्केलेटल मसल के ब्लड वेसल हैं उनके ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पर एपिनेफ्रिन जब बाइंड होगा तो क्या होगा, वाज़ोडाइलेशन होगी। लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास वो स्केलेटल मसल जो कि एक्सरसाइजिंग है, ठीक है। जो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल है उनकी ब्लड फ्लो को फिर सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन वाला, ठीक है, वो मेंटेन करता है। फिर उसके बाद है, कहाँ चला गया, ये इनिशियल हीट वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, एक्चुअली ये हो गया था, ये हमने कर लिया था। लो ग्रेड लो डोज एपिनेफ्रिन काजेस वाज़ोडाइलेशन बाय एक्टिंग ऑन बीटा 2 रिसेप्टर। उसके बाद है एन एज्ड मैन presents with increased heart rate, increased cardiac output, increased peripheral vascular resistance, decreased peripheral vascular resistance. Which of the following is pressure is uh, he is taking? तो ये कह रहा है कौन सा ड्रग वो ले रहा है, हार्ट रेट भी इंक्रीज है, कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज है, लेकिन पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज है। तो वो कह रहा है कौन सा ड्रग वो ले रहा है बंदा, तो वो है नॉरेपेनेफ्रिन। नॉरेपेनेफ्रिन क्या करवाता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, उसको भी इंक्रीज कर रहा है, कार्डिक आउटपुट को लेकर वस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा है। ये नॉरेपेनेफ्रिन का एक्शन होता है। वस्कुलर रेजिस्टेंस को किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, वही अभी जो मैंने आपको बताया, डिक्रीज कर रहा है, सॉरी, कि ब्लड वेसल के ऊपर बीटा 2 जो रिसेप्टर है वहाँ पर जब नॉरेपेनेफ्रिन बाइंड होगा तो वाज़ोडाइलेशन पास कराएगा, और इस तरह से पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। स्पेशली आर्टरियोल्स की वजह से होता है ना पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। उसके बाद है स्टे बॉन्ड इन अपर आर्म एंड फ्लोर ऑफ एक्सिला विच नर्व इज डैमेज्ड मोस्ट लाइकली। अपर आर्म और फ्लोर ऑफ एक्सिला के अंदर अगर स्टेप बॉन्ड है तो कौन सा नर्व यहाँ पे डैमेज होगा, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। अब देखिए मैंने पहले इंटरकोस्टोब्रेकियल आर्टरी बताया था कि वो लेटरल साइड ऑफ दी रिब्स पे होता है ना, तो वो बिटवीन द रिब्स है, तो बिटवीन द रिब्स भी सप्लाई कर रहा होता है, और साथ में क्या है, ब्रेकियल उसको कह रहे हैं, इसका मतलब वो आर्म को भी सप्लाई करता है। तो वो राइज हो रहा था पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा से। ये लोग उसमें ये ही पूछ रहे थे कि वो कहाँ से राइज होता है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि एक्सिला वाले एरिया में स्टेप बॉन्ड हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा नर्व होगा, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व होता है। वो क्या करता है, एक्सिला और आर्म वाले मीडियल एरिया को भी सप्लाई कर रहा होता है, इनर्वेट कर रहा होता है, और साथ में क्या है, इंटरकोस्टल स्पेस को भी इनर्वेट कर रहा होता है। तो इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व डैमेज होगा जब भी अपर आर्म या फ्लोर ऑफ एक्सिला के अंदर स्टे बॉन्ड होगा। एक्सेस आयोडाइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू, एक्सेस आयोडाइड के यूरिन के थ्रू रिमूव होगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसिड फास्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया क्या होगा, थिक माइकोलिक एसिड। हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, चाहे माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, तो माइकोबैक्टीरियम जितने भी होते हैं उनका जो, उनको एसिड फास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर थिक क्या होता है, माइकोलिक एसिड होता है, उसकी वजह से वो एसिड फास्ट होते हैं। मतलब एसिड को एब्जॉर्ब नहीं करते ना, एसिड फास्ट इसी वजह से कहते हैं। बेसिलाई होते हैं, ये राड शेप होते हैं ना, एसिड फास्ट बेसिलाई कहते हैं। ऑटो रेगुलेशन ऑफ GFR इज बाय ट्यूबुलोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म के जरिए। तो GFR की जो ऑटो रेगुलेशन किस तरह से होती है, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म के जरिए। मतलब ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलर एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना, उसके थ्रू GFR ऑटो रेगुलेट होता है। मतलब क्या, ट्यूब्यूल क्या सेंस करते हैं, ठीक है, जब भी यूरिन फॉर्मेशन डिक्रीज होगा ना, तो क्या है, ट्यूब्यूल जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा था वो डिटेक्ट करता है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, तो वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को एक्टिवेट करके रेनिन को एक्टिवेट करा रहा है। सेम इसी तरह ट्यूब्यूल्स क्या है, जब डिटेक्ट करते हैं तो वो क्या है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को बताते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए क्या यूरिन कम बन रहा है, तो फिर क्या है, GFR इंक्रीज हो जाता है ताकि यूरिन को नॉर्मल की तरफ ले जाए। तो ये ऑटो रेगुलेशन है, ठीक है। बाय कंसिडरिंग द लोकेशन, अब वो जो रेनिन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एक तरह से ऑटो रेगुलेशन ही है, ठीक है। यही ट्यूबुलो ऑटो रेगुलेशन, वो भी ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म आप उसको कह सकते हैं। बाय कंसिडरिंग द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच नर्व विल बी कंप्रेस्ड बाय द ट्यूमर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ऑप्टिक नर्व होता है ना। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, सीला टर्शिका होता है, उसके अंदर क्या पड़ा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब वो सीला टर्शिका क्या है, इस तरह से हमारे पास एक क्या है, वो है स्फेनाइड बोन के अंदर फॉर एग्जांपल इस तरह से एक खड्डा बना हुआ है, उसके अंदर क्या है, उसको सीला टर्शिका कहते हैं, उसके अंदर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है। अब
उस सिला ट्रेशर के सामने वो एट्रियल पिट्यूटरी के सामने फिर क्या पड़ा होता है, उसके सामने यहाँ पर ऑप्टिक कियाज्मा होता है, ठीक है। और आगे क्या होते हैं, यहाँ पर ऑप्टिक नर्व होते हैं। ऊपर क्या होता है हमारे पास, इंफीरियरली सिला ट्रेशिका है, यहाँ साइडों पे क्या है क्यूरनस साइनस है, और ऑप्टिक कियाज्मा है ऊपर, और सामने क्या है ऑप्टिक नर्व है। तो क्यूरनस साइनस अगर लेटरली अगर वो पिट्यूटरी ट्यूमर का अगर वो लेटरली ग्रो करे तो क्यूरनस साइनस डैमेज होगा। और अगर इन्फीरियरली क्या होगा, स्फीनाइड एयर साइनस है, सिला ट्रेशिका क्या है स्फीनाइड एयर साइनस है ना। और अगर सुपीरियरली अगर मूव करेगा वो ट्यूमर तो ऑप्टिक कैज़मा को डैमेज करेगा, और नीचे आगे अगर जाएगा तो ऑप्टिक नर्व। इस तरह से ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, नीचे से सिला ट्रेशिका है, सिला ट्रेशिका में क्या है स्फीनाइड एयर साइनसेस है। तो अगर ये नीचे ग्रो करेगा तो स्फीनाइड एयर साइनस डैमेज होगा। लेटरली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है क्यूरनस साइनस, यहाँ पर भी क्यूरनस साइनस, तो क्यूरनस साइनस डैमेज हो गया अगर लेटरली ये ग्रो करेगा इसका ट्यूमर। और यहाँ पर ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर ऊपर ठीक है ऑप्टिक कियाज्मा, तो ये अगर ऊपर ग्रो करेगा तो ऑप्टिक कियाज्मा को डैमेज करेगा, क्या काज करेगा बाइटेम्पोरल हेमीइनोपिया। और अगर हमारे पास एंटीरियर मूव करे तो एंटीरियर यहाँ पे क्या आ रहे हैं ऑप्टिक नर्व इस तरह से आ रहे हैं, तो वो ऑप्टिक नर्व डैमेज होंगे, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा तो क्या होगा हेमीइनोपिया होगा। उसके बाद है अ वुमन विद 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कंट्रैक्टेड जर्मन मीजल, जर्मन मीजल को रोबिला भी कहते हैं। तो 5 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो अब उसको जर्मन मीजल हो गया। अब शी कंसल्टेड हर ऑब्स्टेट्रिशियन वरिंग अबाउट द बेबी व्हिच इज़ द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन द बेबी माइट डेवलप है। अच्छा, अब फिर 5 वीक्स के ऊपर अगर रोबिला हो जाए तो बेबी के अंदर कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर वो पूछें ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू रेबिला, वो क्या होता है डिफनेस होता है, डिफनेस है, दूसरे नंबर पे कैटराक्ट है। और अगर वो पूछें कि इन द फर्स्ट 7th वीक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो है कैटराक्ट, और आफ्टर 7 वीक डिफनेस है, ओवरऑल क्या है डिफनेस है। और अगर वो पूछें 5th to 6th वीक तो उसमें हार्ट डिफेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर कॉन्जेनिटल कैटराक्ट है, क्योंकि वो पूछ रहा है 5 वीक्स के ऊपर है ना, मतलब क्या है लेस देन 7 वीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पर कैटराक्ट है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन में यही दिया हुआ है। रोबिला इन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन क्या है, ओवरऑल डिफनेस है मोर देन कैटराक्ट। रोबिला इन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन विद इन 5 to 6 वीक्स अगर हो, 5 to 6 वीक्स हार्ट डिफेक्ट्स आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ ना, तो इस वजह से यहाँ पर अभी 5 वीक्स दिया हुआ है। तो ये क्या है, मैंने कहा 7 वीक्स से अगर कम है तो उसमें मोस्ट कॉमन क्या है वो होता है कैटराक्ट। लेकिन अगर 5 या 6 वीक्स स्पेसिफिक दिया हुआ हो तो फिर अगर हार्ट डिफेक्ट भी ऑप्शन में है तो वो आपने लगाना है। लेकिन क्या है 5 to 6 वीक स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है कि बिफोर 7 वीक, या फिर ये दिया हुआ है 4 वीक, 3 वीक, 2 वीक, 5 या 6 वीक का जिक्र नहीं है। तो फिर क्या आप लगाएंगे कैटराक्ट। और अगर वो कहेंगे आफ्टर 7 वीक है तो वो है डिफनेस। ओवरऑल का अगर पूछेंगे तो वो भी डिफनेस है। ओवरऑल क्या है डिफनेस है, बिफोर 7 वीक कैटराक्ट है, आफ्टर 7 वीक डिफनेस है, ओवरऑल भी डिफनेस है। और 5 to 6 वीक स्पेसिफिक लिखा हुआ हो और उसमें ऑप्शन में हार्ट डिफेक्ट भी दिया हुआ हो, फिर आपने हार्ट डिफेक्ट लगाना है। लेकिन अगर हार्ट डिफेक्ट ऑप्शन में नहीं है तो उसमें भी आपने कैटराक्ट ही लगाना है कॉन्जेनिटल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट फॉर एंटीडोट ऑफ ड्रग ओवरडोज, तो वो है आईवी। अब ड्रग ओवरडोज एक पेशेंट ने लिया है तो आपने एंटीडोट देना है। तो एंटीडोट आप क्या है सब क्यूटेनियस या फिर सब लिंगुअल या फिर वो नहीं दे सकते, ओरली नहीं दे सकते। तो उसका सबसे बेस्ट रूट क्या है, क्योंकि वो इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं आईवी देते हैं ड्रग्स को, ठीक है। तो एंटीडोट को हमने आईवी देना है। तो ये 130 तक हो गए, इंशाल्लाह 70 रह गए तो वो 70 इंशाल्लाह कल करेंगे, कल ये कंप्लीट कर लेंगे। आप अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।